अस्सलाम वालेकुम। कराची के अंदर बारिश ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बड़ी साजिश कर दी है और यही साजिश लाड़काना, सखर, जैकबाबाद में नज़र आई है। चंद दिन इलेक्शन के बाकी बचे हैं और इस तरह की बारिश ने इनकी जो एक पूरी कारकर्दगी है, पूरा काम किया है, जिस तरह से इन्होंने 15 साल सिंध को यूरोप बनाया है ना, उसको तहस नहस कर दिया है। और इसके साथ फिर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जज साहिबान जिस तरह के कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं, उनकी भी पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। और स्पेशली भूटान के जज में कहूँगा कि जो भूटान के जज हैं ना, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। वो आजकल ये भी देख रहे हैं कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्या चल रहे हैं और फैसले कब देने हैं, किस तारीख पर कितनी सज़ाएं देनी हैं, ये सारे माशाल्लाह भूटान के जज कर रहे हैं। तो ये बड़ी उन्होंने एक नेक नामी की हुई है और इस तरह से ये नेक नामी जो है वो कराची में भी हुई है, सखर जैकबाबाद में भी हुई है। और बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जैकबाबाद में जलसा होना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। तो बिलावल भुट्टो जैसे ही पंजाब से सिंध में दाखिल हुए तो उनको बड़े जो है ना झटके लगे। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जैकबाबाद में की और उसमें इस बात का एतराफ़ किया कि मैं जैसे ही दाखिल हुआ हूँ, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, और सड़कें सही नहीं हैं जैकबाबाद की, और बहुत सारे मसाइल हैं, उसको हम हल करेंगे। अगर आपको यहाँ कोई उम्मीदवार अच्छा ना भी लगता है, आप उससे पसंद आपको नहीं भी है, तो बस वोट देना उनको। अच्छा, हुआ ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा होना था बहुत बड़ा, और अचानक आ गई बारिश। बारिश आ गई तो जियाले तो बेचारे जो बिरयानी के आसरे पे आ गए थे, सब के सब चले गए। अब जलसे में कोई नहीं था और बड़े बड़े ठेकेदार जिसने 70 करोड़ रुपए खर्च किए शर्मन मुगेरी ने और टिकट ली, वो इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि बिलावल साहब आएंगे और बिलावल खिताब करेंगे तो उनको वोट मिलेंगे। वो भी परेशान हो गए और इस तरह से जैकबाबाद के जलसे का बेड़ा गर्क हो गया। बारिश ऐसी पड़ी कि जो पूरे सिंध के अंदर मुख्तलिफ जगहों से इनके काफ़िले गुज़र रहे थे ना, वो भी कीचड़ में फंस गए। बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़रें हैं, उसके साथ ये वीगो गाड़ियाँ हर जगह पे तैरते हुए और फिसलते हुए नज़र आईं। अच्छा, इस सवाल का इसलिए भी ये बनता है कि भाई 15 साल आपने क्या किया। चलो, गांव देहात में तो सड़कें नहीं हैं, वहाँ तो कच्ची ज़मीन है, पानी आ गया तो वो कीचड़ बन गया। लेकिन ये तो बड़ी बड़ी शाहराहों पे, मतलब मेन एरियाज़ हैं जहाँ सड़कें बननी चाहिए थी, या सड़कें हैं भी तो वहाँ बेड़ा गर्क है, मुंह काला किया हुआ है पूरे सिंध का। इस तरह से बाज़ारें हैं, सब्ज़ी मार्केट्स हैं, सब जगहों पर कीचड़ और घुटने जितना पानी, जिसमें आप चल नहीं सकते लेकिन लोग जाते हैं, और वो सदियों से यही होता आ रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी से लोगों ने बहुत सारे सवालात पूछे, सहाफ़ियों ने, जैकबाबाद वालों ने। उन्होंने ये कहा कि 1 अरब रुपए तो ठुल के लिए सुना था कि मंजूर हुए और वहाँ लगे, लेकिन वहाँ लगे नहीं हैं। तो वो उस चीज़ का जवाब देने के बजाय इधर उधर टाल मटोल करते रहे। फिर उनसे पूछा गया कि ठेकेदार को आपने 70 करोड़ रुपए में टिकट मिली है और ये इल्ज़ाम लग रहा है, तो बताएं ये वाकई दुरुस्त है या नहीं। तो उसको भी उन्होंने इग्नोर किया। मतलब वो सवाल, आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी का ये एक शेवा बन गया है कि वो जवाब नहीं देते। वो आजकल धक्के देते हैं, आजकल वो ऊट पटांग दलीलें देते हैं। और आजकल जिस तरह से गरीब का बच्चा खिलौने के लिए रोता है, बिस्किट के लिए रोता है, टॉफ़ी के लिए रोता है, ये वजारत उज़्मा के लिए रो रहे हैं। तो एक तो इनका ये प्रॉब्लम है। फिर दूसरा, जब कराची में आ गई बारिश तो 1-2 घंटे के अंदर कराची में जो इनका एक पूरे 15 साल में इन्होंने गुल खिलाए और पिछले 35 साल में एमक्यूएम ने जो किए, वो उनका कच्चा चिट्ठा खुल के आ गया। इलेक्शन में तो मतलब मेरे ख्याल में ये कुदरत का इंतकाम था कि भाई कराची में रहने वाले जो लोग हैं वो हर ज़बान के हैं, ज़ाहिर है, अब बन गया है शहर। उनके लिए ये पैगाम था कि आंखें खोलो, अच्छे तरीके से वोट देना और अपने ऊपर ऐसी जो है ना मुसलत कोई चीज़ नहीं करना जिससे आप फंसे। अब हमारे लोग हैं जिसमें हम देखें, मैं तो सिंध के जब बात करता हूँ तो मैं कराची से कश्मीर तक की बात करता हूँ, और फिर मैं एमक्यूएम को भी रगड़ा देता हूँ, तो पीपी को भी, जीडीए को भी, हर किसी को, जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ कि ये गलत है वहाँ हम बात करते हैं। लेकिन जब आप एमक्यूएम की बात करते हो ना, तो भाई बहुत सारे लोगों को लसानियत नज़र आती है। एमक्यूएम पे क्यों? भाई एमक्यूएम पे इसलिए कि एमक्यूएम डायरेक्ट इनडायरेक्ट 35 साल इस शहर के ऊपर हुक्मरान रही, जलाओ घेराव की सियासत वो करते रहे। साईं एक पुल बनाया तो उसका क्रेडिट भी लेना है, काम होता है तो अल्ताफ़ भाई काम कराते हैं, नहीं होता तो अल्ताफ़ भाई नहीं होते, मतलब हर चीज़ में ये करते हैं। लेकिन इनका एक माइंड सेट है
कि पूरी दुनिया को गालियाँ दो, जब हम पे गाली दोगे ना तो हम फिर मुहब्बे वतन हैं, हम तो बड़े तहज़ीब याफ्ता हैं। इसमें आम उर्दू स्पीकिंग के हुकूक़ की बात है। मतलब आप 35 साल आम उर्दू स्पीकिंग को क्या देते रहे शहर में, आम बंदे की का तो कोई कंसर्न ही नहीं है कि एमक्यूएम है नहीं है। अभी अगर इतनी मुहब्बे वतन थे, ये सिर्फ वो लोग हैं जिस तरह से हमारे पास खुशामदी चमचागिर लोग हैं, इस तरह से एमक्यूएम में भी वो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं जिनको ये टास्क दिया हुआ है कि हमारे को डिफेंड करो। तो इन्होंने 35 साल में क्या किया, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दिए, नंबर 1 नाजिम था, नंबर 2 था, वगैरह वगैरह। इस तरह से इन्होंने भाई हर चीज़, क्रेडिट जो अच्छा होगा हम लेंगे, जो बुरा होगा वो किसी और के गले में डालेंगे। फिर पीपल्स पार्टी के पहले दौर में भी ये इत्तेहादी थे, दूसरे दौर में भी इत्तेहादी रहे, तीसरे में ये नहीं रहे। तो हर वजारत इनके पास रही। इस वक्त भी लोकल गवर्नमेंट दूसरे आप देखेंगे मिलजुल के ये काम चला रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये दोनों पार्टियां सूबे सिंध के इक़्तिदार पे रही हैं लंबे अरसे तक, और स्पेशली ये तो बग़ैर किसी वक्फे के 15 साल पीपल्स पार्टी रही है। एक गटर नाला ठीक नहीं कर सकते, एक ड्रेनेज का सिस्टम नहीं दे सकते, डीएचए के एक वर्क उनके जो इंचार्ज हैं, अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर कहूँगा, उनसे मिलने के लिए भी चीफ मिनिस्टर को टाइम लेना पड़ता है। आप सोचें कि उनको ट्रीटमेंट प्लांट लगा के और गंदा पानी साफ़ करके समंदर में डालने के लिए भी हाई कोर्ट के अहकामात हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, उनको वो पूछते ही नहीं है। और हर जगह पे आप शारा फैसल पे सफ़र करें, आधा हिस्सा सिविल हुकूमत के पास है, बीच में मिलिट्री के पास है, आगे जाओ तो और उनके पास है, फिर बीच में आओ तो सिविलियन के पास है। मतलब एक, और उनका पूरा नक्शा आपको बताएगा कि ये कहाँ किसका एरिया, ये किसका एरिया है। और वो किसी मतलब चीफ मिनिस्टर की तो कोई औकात ही नहीं है। आप पूरी दुनिया में जाएं, जहाँ भी डीएचए होते हैं या ये जो छावनियाँ होती हैं, लेकिन आपको सड़क एक जैसी नज़र आएगी। कराची में शारा फैसल की सड़क आपको मोची की बनी हुई नज़र आएगी, आधा टुकड़ा एक लगा हुआ है, आधा दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। और डीएचए की साइड है तो वहाँ दरख्त लगे हुए थोड़े से अलग नज़र आएंगे, फिर जब म्यूनसिपल की साइड होगी तो वहाँ कुछ और होगा। मगर ये किसी तरह से भी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी कि शहर एक जैसा लगे, शारा एक जैसी लगे, एक जैसी चौड़ाई हो। जहाँ जाएंगे भाई लोगों का एरिया है तो वहाँ पतली हो जाएगी सड़क, जहाँ फिर म्यूनसिपल का है थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर को कोई अख्तियार नहीं है। तो ये जितने भी इदारे हैं, इन्होंने आज तक सिर्फ फंड खाए हैं, कोई इन्होंने काम नहीं किया है। गुज्जर नाला साफ़ करने के नाम पर अरबों रुपए खाए गए, लियारी नदी के नाम पर अरबों रुपए खाए गए। आज तक लियारी नदी आपको एक कचरा कुंडी बन के नज़र आएगी, आपको वो ओरिजिनल नहीं है। अब ये सैलाब क्यों आते हैं? सैलाब इसलिए आते हैं कि ये जितनी भी नेचुरल जगहें थी जहाँ से पानी गुजर के समंदर में जाता था, उस पर हो गई आबादी। सुप्रीम कोर्ट की भी रिपोर्ट है, हाई कोर्ट में भी पिटीशंस हैं। इसके साथ एनवायरनमेंट के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी अपनी दी और रिपोर्ट्स दी। उस सब में यही है कि इन्होंने गटरों पे कब्ज़े किए हुए हैं, नालों पे कब्ज़े किए हुए हैं। और फिर हमारे जो आम मखलूक है माशाल्लाह, वो पूरा कचरा जो घर का है ना, बस उसको साफ़ करते हैं कि हमारा घर साफ़ हो, बाकी दुनिया जाए जहन्नम में। वो वहाँ से मुंह उठाएंगे, सड़क पे कचरा फेंकेंगे, कोई लियारी नदी पे फेंक देगा अपना, वो ये जिम्मेदारी नहीं समझते। अच्छा, वो सारा कचरा इतना, ये जो हज़ारों नहीं लाखों अरब करोड़ों टन बन जाता है, वो कहाँ जाएगा? वो जाके घूमते घूमते वो नालों में आके फंसता है और नाले हो जाते हैं जाम। जब ये बारिश आती है तो पानी को निकास चाहिए, वो निकास नहीं होती तो उबल पड़ते हैं। तो फिर ये जो कल वाली गाड़ियाँ आपको डूबती हुई नज़र आई हैं, कहीं करंट लगता है, कहीं क्या। और सबसे नफीस हमारी के इलेक्ट्रिक की तारें होती हैं जो न बारिश बर्दाश्त कर सकती हैं न गर्मी। उन बेचारों को तो आपको पता है सर्दियों में स्वेटर चाहिए, गर्मियों में उनको बर्फ़ चाहिए। तो इस तरह की तारें, इस तरह का सिस्टम है। तो इस सारे सिस्टम के हम भी ज़िम्मेदार हैं, ये हुकूमतें भी हैं। और दूसरा, लोगों में वो शऊर नहीं है कि वो इनसे कुछ पूछ सके। अब इस पूरी बदइंतज़ामी में ये सारे लोग मुलविस हैं, चाहे वो बाटा का बूट हो, चाहे वो लांग बूट हो, चाहे वो सब अपना हिसाब किताब ये लेते हैं और शहरों को इस तरह से करते हैं। और दूसरा ये कि अगर ये सिस्टम बना देंगे, फ़र्ज़ करें कि जहाँ एक पुल के ज़रिए ट्रैफिक को मसला हल करना चाहिए, वहाँ पहले दफ़ा
ये क्या करेंगे, एक पुल बना के एक सिग्नल से पहले ख़त्म करेंगे, फिर उसी सिग्नल से क्रॉस करने के लिए अगली बजट में और पुल मंजूर करा के फिर उसी को क्रॉस कराएंगे। जहाँ एक पुल बननी थी वहाँ उनको 3 पुल बनाने हैं या 2 पुल बनाने हैं। इस तरह से अगर ये गटर नाले साफ़ करते हैं तो ये जो हर साल इमरजेंसी के नाम पर ये जो अरबों रुपए निकलते हैं, ये कहाँ जाएंगे? फिर ये तो एक दफ़ा ही ख़त्म, मतलब इस्तेमाल ही नहीं होंगे, इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सारा खेल होता है करप्शन का, और वो करप्शन मुस्तकिल चलती रहेगी, इसलिए ये मसले मुस्तकिल हल नहीं होते, आर्जी तौर पर हल होते हैं। पिछले दफ़ा तो आपने देखा पीपी के चीफ मिनिस्टर गटरों को साफ़ कर रहे हैं, वज़ीर साफ़ कर रहे हैं। इस दफ़ा न निगरान हुकूमत को कोई परवाह, न कोई मशीर को परवाह, न वज़ीर को परवाह, सारे मौज मस्तियों में लगे हुए हैं, पैसे आ रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। लेकिन ये जो बारिश है, ये एक मोजज़ा है या एक इशारा है कि आप सुधरें, वोट का सही इस्तेमाल करें। किसी पार्टी को अच्छा बुरा मतलब इसमें नहीं समझें कि ये इक़्तिदार बनाएगी। आपके हाथ में है, जिसको गिराएं जिसको बनाएं तो ये कर सकते हैं। दूसरा, जज साहिबान की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, भूटान के जजों की। अब वो तो आजकल चेक करते हैं कि मियाँ बीवी सोए हुए हैं साथ में, नहीं हम बिस्तरी की है नहीं की है, कितनी दफ़ा की है, और ऐसे ऐसे केसों को इस लेवल पे लेके आए हैं जिस पर सिवाय हंसी और उसके नहीं आएगी। एक तो हम अगर पाकिस्तान के जजों की थोड़ी सी बात करें, वो तो मैंने दूसरे मुल्क की बात की थी, ये अपने जजों की नहीं। तो खावर मानिका जैसे गैरतमंद लोग भी इस मुल्क के अंदर हैं माशाल्लाह, और जो जिस तरह से राखी सावंत माशाल्लाह एक मशहूर हुई है, बदनाम और मशहूर दोनों एक हैं, इस तरह से खावर मानिका साहब ने भी बहुत ज़्यादा हिम्मत का मुजाहरा किया, गैरत का मुजाहरा किया कि यार उसको बेचारे को एहसास तो हुआ कि पाकीज़ा बीवी थी, वो दे भी दी, फिर उसको वापस लेने के लिए जिदोजहद भी कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ केस भी कर रहे हैं। मतलब ये सारे आप ऊंचे हथकंडे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई किसी भी बंदे को आप पॉलिटिकल केस में सज़ा दे दें, करप्शन में दे दें। अब आके जजों का ये काम बना है कि बीवियों के साथ आपका निकाह सही है नहीं है। और मैं उन जज साहिबान को ये भी बता दूं कि ये जो जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं, आप मुझे बताएं कि यहाँ है कोई ऐसी सोसाइटी जिसमें आप जाके निकाहनामे चेक करना शुरू करें, जहाँ अदालतें हुक्म दे चुकी हैं कि निकाहनामा चेक नहीं होगा। होटलों में कौन आता है, कौन सोता है, कौन क्या करता है, जब वो चीज़ों की इजाज़त है, जब जब दो दो शोहर रखने की इजाज़त है, जब बग़ैर निकाह के लोग रह रहे हैं, जब रखेले रखने की इजाज़त है, वहाँ आप एक सादिक और अमीन जिसको डिक्लेयर किया हुआ था उसी को आप गंदा करने के लिए इस तरह के नीचे लेवल के फ़ैसले सुना रहे हो। तो बड़ा अफसोस होता है इस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, जिसमें अदालतें खुद एक्सपोज हो चुकी हैं। पहले थोड़ा सा ढका हुआ था, अब खुल के ये बता रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और हमसे ये करवाया जा रहा है। हम उनकी बी टीम है, ए टीम है, जज बशीर साहब हैं, जज कोई कुदरतुल्लाह साहब है, ये सब के सब आप देखें कि किसके कहने पे ये सारे काम कर रहे हैं, और एक टाइम पर धड़ाधड़ जो है ना वो सज़ाएं सुनाकर खुद को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। और चीफ साहब को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मेरी अदालतें, मेरा अदलिया, उसकी वक़ार, उसका वो जो थोड़ा ज़्यादा भरोसा होता है वो भी जो है ना मट्टी में मिल गया। तो इस तरह से मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। बहरहाल हो गया, अब उनकी मर्ज़ी है, और अदालतों पर हम यही कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।